हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कर रहे हैं राज ठाकरे इनवाइट्स कामिया जानी फॉर अ हार्ट वार्मिंग महाराष्ट्रियन संडे ब्रंच। इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो इसी चैनल में सर्च करके ज़रूर देखना, बहुत ही मज़ेदार था। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन दो चैनल्स में भी आ रहे हैं। हम देखना चाहेंगे आज, अगर आप हमारे लिए कुछ या नहीं। कोई पेपर मेरे सामने आ जाता है, मैं कोई मीटिंग में बैठा हूँ तो मेरी कैरिकेचरिंग चालू रहती है उस वक्त भी। कोई सामने बैठा है तो मैं उसका कैरिकेचर रहता हूँ। अच्छा, ये बना देना था इसका भी चालू रहता है। फेवरेट पर्सनालिटी अटल बिहारी। अच्छा, ओह अच्छा, ओके। मैं कोशिश करता हूँ, हाँ जी, शायद आपको ओह अभी के अभी बना रहे हैं सामने ही। अटल जी का बना रहे हैं। वो बेटे को है शौक कि नहीं वो भी पूछना चाहिए था। तो खाना ऐसे पड़े, किसी ने टच ही नहीं किया। लिख नहीं पाता हूँ, ये कैरिकेचर बना दिया। वही देखा कहा तो नहीं थी। कैरिकेचर की शुरुआत आईब्रोज से हुई और मैं सोच रही थी ये क्या बन रहा है। वाह अच्छा बना रहे हैं। दिस इज सो कूल। आपको एक भी बार इरेजर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है इसके लिए। नाइस। What a brilliant caricature artist you are. Look at this. कितना अच्छा बनाया है, एक भी बार इरेजर की जरूरत नहीं पड़ी एंड स्ट्रेट विद द कैरिकेचर पेन। आप एक कैरिकेचर आर्टिस्ट इतने अच्छे फादर से मिला ना, कर रहे हैं। वही तो। घर में पॉलिटिक्स था ही। कार्टूनिंग जो मेरी हुई वो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ही हुआ मैं। और ये इंटरेस्ट जागा कहाँ से? बाला साहब मेरे पिताजी, हमारा एक मैगजीन जो था मार्मिक, हाँ जी, फर्स्ट मराठी कार्टून वीकली। ओके, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं हाँ जी, वो तो कमाल के थे यार, वो दोनों जो थे। यानी मैं आपको बताऊं, मैं विंस्टन चर्चिल की उनके ऊपर एक वो भी किताब दिखाता हूँ मैं आपको। उनके ऊपर एक पॉलिटिकल कार्टून्स की एक किताब आई थी। इंडिया से, हिंदुस्तान से सिर्फ एक कार्टून इसको चुना था और वो थे बाला साहब, अच्छा, जिनके 3 कार्टून्स उस बुक पे थे। अच्छा। वो तो कम, यानी कि मेरी आप कंपेयर भी मत करना। वो दोनों मेरे पिताजी और बाला साहब, यानी मैं उनकी मेरे पिताजी की कैरिकेचरिंग आपको दिखाऊंगा। हाँ जी। फिल्म स्टार्स के उस वक्त के जो थे तो उनकी कैरिकेचरिंग बहुत मतलब यू नो जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं या जो आपको देखते हैं एज ए पॉलिटिकल फिगर, वो काफी रिजेम्बलेंस देखते हैं आप में और बाला साहेब में। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी बचपन से उनसे जुड़ी क्या क्या यादें हैं? यानी मुझे याद है, जब बचपन मॉन्टेसरी वगैरह जो, हाँ जी, तो उस वक्त बाला साहब खुद गाड़ी चला के मुझे लेने के लिए आते थे। देखिए, मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि पॉलिटिक्स में आना, और मुझे भी कहीं कभी लगता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। पॉलिटिकल कार्टून्स बनाना एक बात अलग, लेकिन माहौल ही ऐसा था उस वक्त। तो हमारी एक स्टूडेंट विंग थी, उसमें जो काम करते थे तो वो बहुत सारे मेरे दोस्त थे। तो उन्होंने मुझे पूछते पूछते बताते एक दिन मुझे स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट बनाया। अभी वो मैं 89 में। पॉलिटिक्स तो मैं घर से देखते ही आ रहा था। हाँ जी, पॉलिटिक्स में आया एक्सीडेंटली, कोई तय करके नहीं आया था। मुझे एक तो स्टेज फियर था। रियली? मैं कोई नहीं मानेगा। अरे मुझे आज भी है। अच्छा। मैं जब तक स्टेज पे मैं जाता नहीं और माइक के सामने जब तक मैं खड़ा नहीं होता, जब मेरी बड़ी रैलीज वगैरह होती है जैसे शिवाई पार्क में हो या कहीं इलेक्शन के लिए, उस दिन मुझे आपको सुबह से मुझे देखना चाहिए। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़े रहते हैं, पूरा पसीना। मुझे भारत का यही मानना है कि अगर कोई है जिसकी स्पीच सुनने के लिए बहुत सारा क्राउड आता है तो वो है आप, क्योंकि आप स्टेज पर जो कमाल करते हैं विद अ बिट ऑफ ह्यूमर
जो बीच बीच में पॉज लेकर आप अपने वन लाइनर्स देते हैं। लेकिन वो वहां पे खड़े होने के बाद, और ये सारा इम्प्रॉम्प्टू होता है, आप हाँ, लिखते नहीं है अपनी स्पीच। नहीं। आपको मैं बताऊं, मैं बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे पॉइंट बोलना चाहिए, ये मुझे पॉइंट बोलना चाहिए, तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, हमारे आदमी को बोला है पोडियम पे रख दे, वो छोड़ के सब कुछ बोलता हूँ। मेरा ध्यान ही नहीं जाता हूँ जब मैं बात करना शुरू कर देता हूँ, लेकिन जब तक मैं स्टेज पे नहीं जाता, माइक के सामने खड़ा नहीं होता, सबको ऐसा होता है। तब तक सुबह से कोई मेरे सामने भी नहीं आते कोई। लेकिन मेरी हालत आपको मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं मैं। अच्छा, ये कोई नहीं मानेगा। What is your reason? किस तरह से आपकी एंट्री हो रही है इस बार? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैंने बहुत बार कहा है कि माननीय बाला साहब होंगे या माय फादर, मेरा उतना ऑरा नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा नहीं है, मुझे मालूम है, और कुछ चीजें मुझे लगता है कि खुद को मान लेनी चाहिए। पर्सनालिटी कि होनी मेरा, है। मैं वो रिमोट नहीं, पर्सन के fine. साथ बट ही इज वेरी हम्बल। देखो कोई बोलता है ऐसे। No, no, he's a nice guy. It's fine. मेरा उतना कंट्रोल नहीं है। Practice makes a क्योंकि man ये जो perfect. ऑरा है, मुझे लगता है वो ये दोनों लास्ट ऑफ द काइंड, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स होते हैं ना, वैसे ऐसे दो ही लोग होंगे जिन्होंने कभी चुनाव Movies नहीं देखी करा हुई है, हैं। और Last of the Mohicans was a very good movie. इनका बैठेगा और उनका बैठा है। तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं तो आगे सिस्टम में काम करना चाहिए, और ऐसा मुझे आप 3 महीने पहले पूछेंगे, 2 महीने पहले पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता था। अभी मुझे लगा कि कहीं तो एक पार्टी को भी मेरी एक ज़रूरत थी कि कहीं तो आके मैं खड़ा रहूं, और इसलिए मैंने एक पार्टी मीटिंग में बोल दिया कि अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहूँगा। दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड दिस इज वेयर वी आर टुडे। हाउ आर यू ऑन द स्टेज? आप डरते हो या स्टेज पर जाने से पहले? आप वो पूछे भी मत। मतलब मैं एंजाइटी पिल्स लेने वाला था उस दिन। मैं उस दिन फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक स्पीच के लिए स्टेज पे गया, क्योंकि मेरे लिए एक उम्मीदवार के लिए एक जो स्पीच होता है वो उनका मेरे लिए था। वो पूरा दिन मेरा कैसा गया आप पूछे भी मत। इसको कान को करने की बड़ी आदत है, थोड़ी देर बाद कान को कर देगा ये। कंपैरिजन विद हिम कांस्टेंट। आई थिंक ही इज कॉन्शियस अभी भी। लोग कहते हैं मैं बहुत ज्यादा करता हूँ, क्योंकि मैं इनकी स्पीचेस इतने देखता हूँ। हाँ जी, मतलब देखता था। देखो उसको आदत है ये 2019 करने की। के से पहले, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत देखता था। अभी मैंने देखो, सब बंद कितनी कर बारी दिया, किया। अच्छा, क्योंकि मुझे पता चला है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये है राइट। मुझसे, तो मैंने वो सब बंद कर दिया। पर आपका क्या कहना है, कितना जरूरी है एक पॉलिटिशियन के लिए एक अच्छा स्पीकर होना? देखिए, आप अगर कम्युनिकेट ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो आपकी सोच, आपके विचार जाएंगे कैसे? पता ही नहीं देखिए, ओरेटर यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, और कम्युनिकेशन स्किल हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन वो होनी चाहिए। अदरवाइज मासेस तक आप क्या कह रहे हैं वो पता कैसे चलेगा? आपको मैं कार्टूनिंग में एक बात बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। थॉट अच्छा है, ड्राइंग खराब है, पहुंचेगा नहीं। तो आपका अगर थॉट अच्छा है तो वो कम्युनिकेट ठीक तरह से, अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी कुछ लोग होते हैं, मालूम है ना, आपको भी मिले होंगे कि वो बहुत बकवास जोक सुनाते हैं। मालूम है, हम सुनने के बाद लगता है यार ये जोक में था कुछ, लेकिन इसने इतने गलत तरीके से जोक बताया है कि वो पूरा मूड ऑफ कर देते हैं। हंसी नहीं आई। बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक से होना चाहिए। जब भी आप बात करते हैं ऑडियंस से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, और क्या आपको लगता है एक स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए? स्किल्स होनी चाहिए। मैं खुद को पॉलिटिशियन नहीं मानता, मुझ में वो किस्म की चालाकी नहीं है मेरे। आपके हिसाब से कौन अच्छा ओरेटर है आज आज? अच्छा ओरेटर आज देखा जाए तो मोदी जी है। मैं बोलने वाली थी। टिप्स देनी हो कि स्टेज पे जाके किस तरह से आप ऑडियंस को ओन करें। जैसे मैं भी कैमरा के सामने बहुत कंफर्टेबल हूँ, पर अगर लाइव ऑडियंस आ जाती है तो आई ऑल्सो गेट वेरी नर्वस। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो ओन करते हैं स्टेज पर जाके? क्या है, एक पहली बात तो ये है, आपको स्टेज पे जाने के बाद माइक पे कौन से डिस्टेंस पे खड़े रहना है। ये पहले आपको जब पहला वर्ड आप बोलते हैं उसके बाद आपको माइक पता चलता है कि आपको कौन से डिस्टेंस पे आना चाहिए। वो साउंड है, बिल्कुल। ज्यादा नजदीक जाएंगे और बहुत ज्यादा साउंड, मैं तो अंदर घुसी हो जाती हूँ। ये है कि कम्युनिकेट करें, इसलिए माइक और स्पीकर लगाए, चिल्लाओ मत। मैं तो बहुत चिल्लाती। अगर चिल्लाना है तो स्पीकर और माइक बंद कर दो और चिल्लाओ। तीसरी बात ये है कि आप बंद कर दो। कौन से ऑडियंस के सामने खड़े हैं। जनरली मैं अभी इतने सालों से मैं कर रहा हूँ, तो एक अंदाजा आ जाता है मुझे कि किस किस्म का इनको मैं
कौन सी भाषा में इनको समझाऊं। 85% आदमी का MRI निकालता हूँ देखकर ये क्या किस्म का होगा। मेरा क्या MRI है? नहीं, वो मेरे लिए मैं निकालता हूँ। अच्छा, शेयर नहीं करेंगे अरे आप? मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ। बताइए कुंडली आपकी है। तो आपको अमित के बारे में कैसा लगता है? जस्ट आपने क्यों डिसाइड किया, या आप दोनों ने मिलकर ऐसे कैसे डिसाइड किया? मैंने डिसाइड नहीं किया एक्चुअली, डिसाइड उसने नहीं किया। मैं और शर्मिला हम लोग 3, 4, 5 बार उसको बिठाया सामने। ठीक सोच रहा है ना? देखिए, मेरे पिताजी ने, बाला साहब ने हमारे ऊपर कभी कुछ दबाव नहीं डाला या कुछ बताया नहीं कि तुम ये करो या ये करो, तुम्हें जो करना है करो। वैसे मुझे लगता है कि मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा कि तुम्हें ये करना है नहीं करना है। मैंने उसको समझाया कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है, MLA बनोगे या MP बनोगे तो उसमें जाने के बाद क्या क्या चीजें होती है वगैरह वगैरह। मैंने सारी चीजें, मैंने पूरा ग्राफ तो बता दिया। मैं बोला ये होता है, अभी तुम सोच लो जाना है नहीं जाना। उसने बोला कि तुम्हें लगता है मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाता, मैं जाऊं। मैं बोला तू सोच ले, मुझे मत बता। तो उसने सोच लिया। मैं बोला अभी वो जो शोले का डायलॉग है ना, अब सोच ही लिया पार्टनर तो देख लेंगे। आपको कोई एडवाइस मिली है इनसे, किस तरह से? नहीं, बहुत एडवाइस मिली है। मतलब जो एडवाइस मिली है वो उनसे कभी नहीं मिली है, मैं ऑब्जर्व करके सीखा हूँ। क्योंकि हमारे घर में पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती। तो जो उनके इंटरव्यूज होते हैं, जो जैसे वो लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, उसके बाद मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ उससे सीखता हूँ। कान पकड़ा ना, मैं तो वही देखती रहती हूँ। उसमें आगे आपने लिया तो मुझे लगता है वो आपने संस्कार ले लिए। चलो बैठो बेटा, आज मुझे संस्कार देने हैं तुम्हें। ऐसा थोड़ी होता है। कोई संस्कार अपने आप ही आता है। कॉलेज नहीं है, उसकी कोई किताब नहीं होती संस्कार की। अगर आपके कान और आंखें खुली हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये करना चाहिए नहीं वही करना तो। चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए। अपने आप आते हैं अंदर से। और आपके सारे थॉट्स में, स्पीचेस में आप हमेशा महाराष्ट्रन कल्चरल वैल्यूज को बहुत अहमियत देते हैं। जी, तो ये देश बना है 1947 में। ये जो पूरा मुल्क है, इसे पहले का जो नाम था तो इसे हिंद प्रांत बोलते थे। इस हिंद प्रांत के ऊपर बहुत सारे लोग बाहर से आए जिन्होंने यहाँ पे राज किया। अकबर आए, हुमायूं आए, बहुत सारे लोग आए यहाँ पे राज किया। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने, अगर किसी ने इस पूरे हिंद प्रांत पे राज किया है तो वो मराठा साम्राज्य ही है। तो बहुत सारी यहाँ की महाराष्ट्रन कल्चर, डिफरेंट मराठा साम्राज्य, महाराष्ट्र की बात कर रहे होंगे, अदरवाइज और भी एम्पायर्स थी। और मुझे लगता है कि वो एक हमारा प्राइड है, गर्व की बात है। वो वैल्यूज, वो प्राइड और सारी चीजें मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। बाद में जिन चीज़ों से मैंने, जिन लोगों से मैंने जिनकी किताबें पढ़ी, बहुत सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा कि क्या क्या है, तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं संभाजी राजे जब साउथ में गए थे, तंजावर वगैरह गए थे, तो उसके बाद में हमारे शाहू महाराज गए थे। क्या होता था, जब लोग जाते थे ना तो पूरा किचन जाता था ना साथ में, बराबर है। अभी आप ये जो पोहे खा रही हैं, ये महाराष्ट्रन है, लेकिन ये आए हैं इंदौर से। हाँ जी। तो ये बहुत सारी चीजें, इंग्रेडिएंट्स और मसाले वगैरह वगैरह बहुत से। तो यहाँ की जो महाराष्ट्रन आमटी है, वो जब साउथ में जब गई थी तब उन्होंने संभाजी महाराज के ऊपर से उस आमटी का नाम रखा, वो सांबार है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी किताब में लिखा हुआ है। तो ये जो मराठी किया था एक वीडियो उसमें, मुझे लगता है इस इन्फ्लुएंस के बारे में अगर आपको प्राइड नहीं होगा तो मुझे लगता है आप मराठी नहीं। हर महाराष्ट्रन को ये पता चले, हिंदुस्तान के हर आदमी को पता चले कि हम लोगों ने राज किया है यहाँ पे। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक अटक नाम का किला है, फोर्ट है, वहां पे भगवा लगा, वहां तक मराठे पहुंचे। तो उत्तर में पहुंचे, दक्षिण में पहुंचे, तो और 125 साल। ये प्राइड की बात नहीं है। अगर उसी महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर ये सारी चीजें मालूम नहीं है, अगर मुझे इस बात का गर्व नहीं है, तो मैं बेवकूफ हूँ। आज आप आई है यहाँ पे, मैंने एक मराठी सारी चीजें आपके सामने रखी है, तो हमारे घर में क्या क्या होता है ये दिखाना नहीं है, बात वो नहीं है। अभी मैं आपके घर पे आऊंगा तो आप मुझे सिंधी किस्म की सारी चीजें आप सामने दिखाएंगे, मैं साउथ में जाऊंगा तो वो उनकी दिखाएंगे। फिर हमारा क्या है वो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। हम तो हर जगह की करते हैं। मुझे लगता है कि हर एक का एक पंजाबी भी, साउथ भी, मराठा प्राइड की मुझे गर्व है। आप क्या विजन रखते हैं फॉर
the area that you are contesting? मेरा जब नाम जाहिर हुआ तब मुझे माय फादर टोल्ड मी कि टू गो डोर टू डोर। जब मैं डोर टू डोर जाने लगा तब मुझे पता चला कि मेरी जो विजन है और जो यहाँ की समस्या है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो बेसिक्स जो है उसमें से ही हम बाहर नहीं आए। मतलब मेरी माँ एक जगह गई थी, हमारा जो कोलीवाड़ा है, वहाँ के एक भाई बता रहे थे मेरी माँ को कि हमारे यहाँ शाम तक पानी नहीं आया, इसलिए हमारी दिवाली की जो पहला जो स्नान होता है, आपको मालूम होगा, वो हुआ नहीं। सो इन 2024 we are the financial capital of this country, and in a area like Mahim, Dadar, if you're contesting on the issue of water, it is a very shameful thing for us, is what I feel. बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू है, मज़ेदार है। अभी थोड़ा सीरियस नोट आ रहा है, हंसी मजाक भी था। और मैं देख रही थी कि मैं ना कंपेयर कर रही थी इनके बेटे को और वो उद्धव ठाकरे के बेटे को। उद्धव ठाकरे का जो बेटा है उसको, मतलब उसकी कभी मैंने इंटरव्यू तो नहीं सुनी, पर जो जेनरिक न्यूज़ और सुशांत के बाद से रिलेटेड जो न्यूज़ थी, तो मुझे लग रहा है, मेरा पर्सनल फील यही था कि दिस गाय, ये जो इनका बेटा है, ये इज़ सीधा और मोर, मतलब उस टाइप से एज कंपेयर टू उसका बेटा जो पूरा गुंडा टाइप और उस टाइप से ना गंदी पॉलिटिक्स वाला बंदा वो लगता है। सीधा नहीं कह सकते, बट ही इज अ नाइस पर्सन। हाँ, नाइस पर्सन, क्योंकि बातचीत से ऐसे नहीं लगा कि कोई बड़ा, मतलब हम्बल टाइप। जिस तरह उसने कहा कि भैया मेरे को भी डर लगता है वहां जाकर बात करके, और जिस तरह से कि भैया मैं तो अभी एंटर कर रहा हूँ और मैंने तो भी बहुत कुछ सीखना है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो उस मामले में करेक्टर वाइज जो है मुझे लग रहा, अभी आई कैन बी रॉन्ग, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा पता नहीं, पर फर्स्ट अपीयरेंस में और इस इंटरव्यू में तो लगा कि ही इज़ मच बेटर देन दैट, वो जो दूसरे का जो बेटा है। एंड इंटरव्यू बहुत ही अच्छी जा रही है। और जैसे बता रहे थे ना स्टेज फ्राइट कि भैया खड़े होते हैं तो हमको डर लगता है, मैंने पहले भी शायद कभी शेयर किया होगा कि मैंने इतनी अच्छी पोएम एक इंग्लिश की थी जो मैं रट के गई हुई थी। हमारी टेस्ट होना था, मार्क्स मिलने थे, क्लास में सबको मैम जो थी वो खड़े करके उन्होंने बोलने को बोला था कि हम तुम्हारा वो होगा, तुम जो उसके हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। सब ने बोली, मेरी टर्न आई, मैंने इतना अच्छा शुरू किया, सब ऐसे मुंह खोल के देख रहे थे ध्यान से, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में, इवन टीचर भी मेरी तरफ देख रही है और मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली, वो बाय चांस बोलते बोलते मेरी शक्ल, आंखें ना एक लड़के की फेस पे चली गई जो मुंह टर्न किया हुआ था, और उसका मुंह ऐसे था, और उसका मुंह देखते ही मैं सब कुछ ही भूल गई। और उसके बाद मैंने फिर से ट्राई किया बोलने का, मुझे एक लाइन ना याद आई कि मैंने क्या रटा, और इतनी मेहनत की थी। और उसके बाद जो मेरा रोना निकला पूरी क्लास के सामने, वो मैं अभी तक नहीं भूलती। मतलब उस टाइम मैं इतनी डरी हुई थी, बस जब मैं खड़ी हुई और बोलने लगी तो मैं सब भूल गई, मुझे कोई नहीं दिखा, कुछ नहीं। आधी से ज्यादा एंड के पास जब पहुंच गई, वो बाय चांस पता नहीं कैसे आईज जो थी उस लड़के के पास पहुंच गई, और उसकी शक्ल देखते ही मुझे रियलाइज हो मैं क्लास में हूं, क्या हूं, और सब ब्लैंक, फिर याद ही नहीं आया, कुछ याद नहीं। टीचर ने फिर से बोला कोई बात नहीं, तुम फिर से शुरू कर दो जहां से छोड़ा है। फिर जब मुझसे नहीं बोला, कहते अच्छा शुरू से शुरू कर दो, मुझसे नहीं हुआ। नहीं, देखिए अच्छी बात है। दूसरी बात ये थी कि जैसे इंडिया में अगर देखें किंगडम्स की काफ़ी सारी किंगडम्स थी। ऑफ कोर्स ये शिवाजी महाराज की किंगडम थी, मराठा एम्पायर थी, उसके ऊपर जो है सिख एम्पायर थी, जिसकी वजह से आपके पास कश्मीर मिला है और लाहौर तक गए थे, तो वो अलग पूरा रीजन है। उसके बाद आपको नीचे चोलाज हैं, उनकी है, तो देर आर 3 or 4 एम्पायर्स, और असम में भी एक डिफरेंट एम्पायर थी, 3-4 एम्पायर्स थी। तो वो यही कह रहे थे जो महाराष्ट्र में रहता है दे शुड नो अबाउट द एम्पायर, दैट इज़ ट्रू। जो जहाँ पे रहता है दे शुड नो अबाउट द लोकल एम्पायर एंड उनकी ग्लोरी, और उनकी ग्लोरी अचीवमेंट्स, और कैसे वो सब के सब जो हैं पूरे डिफीट करने वाले थे मुगल्स को, मगर ब्रिटिश टपक गए। अगर ब्रिटिश नहीं टपके होते तो सब बढ़िया हो जाता। और वो बात सही है कि इन्वेडर से ये वो थे, वो सब जो है उनको सबको डिस्ट्रॉय कर दिया था। इवेंचुअली इंडियन एम्पायर्स ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था, समय लगा था। और वही है कि बट गए थे और कट गए थे। वहाँ से ज़रा सी आर्मी आती है, लोगों को काटते इतना बिल्कुल, वेरी नाइस, अच्छा, बहुत अच्छा था। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।